हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिया क्लासेस। आज हम क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे। जो पेपर क्लास 10 बोर्ड का साइंस का कल होने वाला है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे तरह से पूरा देखते हैं तो जो कल के पेपर में साइंस आने वाला है, साइंस में वो भी केमिस्ट्री का पोर्शन, उसको आप अच्छे ढंग से कर जाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप 70 में से 70 नंबर हासिल करें। चलिए समय गवाते हुए बिना गवाए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से संयोजन अभिक्रिया क्या है या कौन सी है। ठीक है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा रैपिड फायर राउंड में हम समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया को पहचानने का यही तरीका है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ बना। जैसे यहां देखिए A प्लस बी प्लस सी गिव्स दैट, यहां पे मिल रहा क्या, D। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ही उत्पाद मिल रहा है, एक ही पदार्थ मिल रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें से खोज लीजिए ऐसा कोई जो उससे मिलता जुलता है, जिसके उत्पाद में राइट हैंड साइड में उत्पाद कहते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा, एक उत्पाद होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं, यहां देखिए C प्लस O2, एक C है और O2 है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जा रहा है, CO2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ये ही है उत्तर। लेकिन और भी देखते हैं, क्या पता कोई और उत्तर तो नहीं है। यहाँ देखिए एक प्रोडक्ट एक है पदार्थ और दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जा रहा है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यह है तीसरा ऑप्शन, यह है आपका चौथा। तीसरे ऑप्शन में Fe2O3 2OL से अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ पे क्या बना है, Al2O3 और आयरन। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है आपका, सोडियम क्लोराइड और जल। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं यहाँ पे देख रहे हैं, सब अलग अलग अभिक्रिया हैं। कोई आपका योगात्मक अभिक्रिया है, कोई आपका विस्थापन, कोई आपका द्विविस्थापन, और कोई आपका ये है जैसे कि संयोजन और योगात्मक एक ही होता है। एक होता है रिडॉक्स, इसको समझते हैं। रिडॉक्स क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही साथ आप ये भी समझ गए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है और रिडॉक्स। विस्थापन में क्या होता है कि एक धातु अपने से अधिक कम सक्रिय धातु को हटा करके वहां पर आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन। और द्विविस्थापन किसको कहेंगे, जिसमें आयनों का विनिमय हो। जैसे देखिए Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो जो जिसके साथ था उसके साथ न रह करके वो आपस में क्या कर लेंगे, स्वाइप कर लेंगे। देखिए Na प्लस है, ये प्लस इस माइनस के साथ था, तो इसके साथ ना रह करके दूसरा माइनस खोल लेगा, यानी कि Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे क्या बन गया, NaCl। उसी तरह यहाँ पे क्या है, OH माइनस और H प्लस, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, जल। ये क्या हो गया आपका, द्विविस्थापन। और ये जो मैं भूल रहा था, इसे हम कहेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ये अभिक्रिया एक पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण है, इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किसका pH मान 7 से कम है। तो आइए थोड़ा पहले pH मान के बारे में जानते हैं। pH मान क्या होता है कि किसी भी, जैसे pH की डिफिनीशन, ये डिफिनीशन है नहीं, मतलब यूपी बोर्ड ने इस बार कहा है कि ना बताने की, लेकिन जान लीजिए pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। माइनस लॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक, लॉग को लघु गुणक, H प्लस को हाइड्रोजन आयन, और जो ब्रैकेट लगा है उसे कहते हैं सांद्रता। तो कुल मिला जुला कर अगर एक डिफिनीशन बनाए हम, तो क्या होगा, हाइड्रोजन, पीछे से हाइड्रोजन आयन
सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। तो अब पीएच वैल्यू आ गया, तो हम समझते हैं कि पीएच वैल्यू कहां से कहां तक होता है। तो एक साइंटिस्ट था, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि सारेंसन नाम का वैज्ञानिक था। उसने क्या किया, जैसे आप एक इंस्पेक्टर ले जाते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक उसी प्रकार से उसके दिमाग में भी इमेज था। तो उसने क्या किया, उस ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल निकाला और उसका एक स्केल छोटा कर दिया और उसने उस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक के अंकों को रिप्रेजेंट कर दिया गया। और इसी के बेस पे, इसी पीएच स्केल के बेस पे हम क्या करते हैं, पीएच स्केल के बेस पे हम बता पाते हैं कि वह एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो कैसे बताएंगे उसके देखिए पॉइंट नंबर 1, यदि पीएच मान 7 से क्या हो, अधिक हो। अगर पीएच वैल्यू आपका क्या है, 7 से अधिक है, तो क्या हो जाएगा आपका क्षारीय, बेसिक। और यही पीएच मान आपका 7 से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। यही पीएच मान इक्वल्स टू 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा, उदासीन। क्लियर है। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय और 7 होगा तो क्या हो जाएगा आपका उदासीन। यहां सवाल क्या है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 से कम है। तो 7 से कम किसका होता है, अम्ल का। यहां देखिए पीएच इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। बी ऑप्शन में जो दिया हुआ था आपका उदासीन और क्षारक, इसमें पीएच मान आपका 7 से अधिक होगा, इसमें पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। एक जनरल वे में भी समझ सकते हैं, जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल। जैसे नींबू, आपसे पूछ जाए नींबू का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा, 7 से अधिक होगा। तो नींबू क्या होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और जब वो उसमें वर्ड आ गया अम्ल, और अम्ल का पीएच मान सदैव क्या होगा, 7 से कम हो। कोई भी नहीं रोक सकता इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 7 से कम, 7 से ज्यादा, और 7 में क्या होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। उदासीन वाले केस में बहुत बार यूपी बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा है, शुद्ध जल या आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल या डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर रहेगा तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। इस बात को याद कर लीजिए, मे भी ये आपके कल होने वाले एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उपधातु है। उपधातु देखिए, सोडियम, क्लोरीन, जिंक और एसबी। एसबी को क्या कहते हैं, एंटीमनी। तो इसको समझने के लिए हमको आवर्त सारणी को समझना पड़ेगा। शॉर्ट वे में समझते हैं, पूरी आवर्त सारणी को, मॉडर्न आवर्त सारणी जो, उसको 4 भागों में बांटा, एस पी डी एफ। ध्यान समझिएगा, जो वीडियो बना रहे हैं वो भी इस बात को समझे ध्यान से कि इसमें क्या है, कैसे पता चलेगा कोई धातु है, अधातु है या उपधातु है। अगर वह एस ब्लॉक का होगा तो धातु होगा, डी ब्लॉक का होगा तो धातु होगा, एफ ब्लॉक का होगा तो धातु होगा। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर वह एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है तो सभी के सभी एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स है। लेकिन जो हमारा प्यारा पी ब्लॉक है, इसमें सभी आते हैं, धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं और उपधातु भी आते हैं। धातु, उपधातु और अधातु। धातु को थोड़ा समझ भी लेते हैं कि धातु क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, धातु होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या हो जाते हैं, अधातु। और उपधातु क्या होता है, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उपधातु। उपधातु का यही एग्जांपल है एसबी। जो उपधातुएं हैं कुछ गिने चुने हैं, उन्हीं को मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, जिसको आप देख लीजिएगा कि उपमेटलाइट्स क्या होते हैं। 4 ही 5 हैं, बोरान हो गया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, ये गिने चुने हैं। तो उनको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्या पता कल आने वाले पेपर में आ ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। कौन सा ऐसा है इन चारों ऑप्शन में से जो नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक
सुधीर सर का ट्रिक है वो देखिए। जो बच्चे टीवी देखते हैं वो देखते होंगे, एक स्लीपर है, चप्पल है, ARP हवाई चप्पल, ठीक है। इसी के बेस पे सुधीर सर का नया ब्रांड है जिसको हम कहते हैं ABR हवाई चप्पल। केमिया क्लासेस की एक नई खोज है ABR हवाई चप्पल। क्लियर है? ABR हवाई चप्पल का मतलब क्या, इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो आप लिटमस पेपर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे आप सो रहे हो या जग रहे हो, यह क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। ABR का क्या मतलब ये समझते हैं। A मतलब एसिड, B मतलब ब्लू, R मतलब रेड। एसिड जो रहेगा ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो कौन करेगा, एसिड अम्ल जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यदि बेस रहा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्लू को रेड में कर रहा है तो वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कर देगा। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, नीले को किस में कर रहा है, लाल को, ब्लू को किस में कर रहा है, रेड में। कौन ब्लू को रेड में करता है, एसिड, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्लियर? अम्ल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों में से पूरी संभावना है कि कल होने वाले पेपर में दोनों में से एक, IPSC तो रहेगा तो 110% गारंटी है, लेकिन मेरा मानना है कि इन दोनों ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है इन्हीं में से एक आपके कल पेपर में होगा। पहला क्या है, CH3CHO का IUPAC नेम, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, CH3COOH का IUPAC नेम। IUPAC नेम समझने से पहले दो चीजें समझते हैं। जैसे किसी का नाम ले लिया जाए, सुधीर कुशवाहा, जैसे मेरा ही नाम है सुधीर कुशवाहा, ठीक है, सुधीर कुमार नाम है, हम बात करते हैं सुधीर कुशवाहा की। तो इस सुधीर कुशवाहा जो नाम है इसमें दो चीजें हैं, एक सुधीर और एक कुशवाहा। सुधीर नाम के बहुत लोग हैं, सुधीर कुमार, सुधीर भारती, सुधीर मिश्रा, सुधीर पांडे, सुधीर कुशवाहा, सुधीर जायसवाल, सुधीर कन्नौजिया, ठीक है, और सारे कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। लेकिन जो सुधीर और कुशवाहा इन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे हम क्या कहेंगे, सुधीर जो है वो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लंग, और कुशवाहा जो है सफिक्स है, उसकी जाति है। तो जो प्रीफिक्स है उसका हम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे करते हैं कि कितने कार्बन है, उसके बेसिस पे उसका नामकरण करेंगे, और जो सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में। तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, दो कार्बन। कल पेपर है तो मोस्टली आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, दो कार्बन के लिए तीन कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक, ये दो है। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रो, चार के लिए ब्यूट। क्लियर? ये हो गया। अब CHO है, इसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, तो कोई रहेगा इस जात का रहेगा तो उसके लिए क्या सफिक्स लगाएंगे, इस जात का रहेगा तो क्या, क्लियर है। उसी तरह जो CHO है सफिक्स, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, अल। COOH है तो इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्लियर है? तो जो इसका एल्केन होगा उसका ना दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एथ, सिंगल बॉन्ड हर जगह रहता है, ये क्या हो जाएगा, एथेन। अब इसमें से हम इस ई को हटा देंगे और उसकी सफिक्स ला देंगे, क्या हो जाएगा, एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल। कंफ्यूज नहीं होंगे, एक है आपका मेथेनॉल, 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 एथेनॉल, एथेनॉल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब CHO रहेगा तब हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, अल। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। क्लियर? और यहाँ पे भी देखिए एक कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एथ। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखते हैं दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हमने क्या लगा दिया, एथ, और फिर हम क्या लगाएंगे, एन, ANE। क्लियर? अब ये COOH है, अब एक अलग सफिक्स आ गए, कास्ट आ गई, तो अलग अलग कास्ट का अलग अलग नेम होता है, टाइटल होता है। तो ठीक इसी प्रकार से COOH के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। लेकिन ओइक एसिड यूज करने से पहले इस ई को हम हटा देंगे, ओइक, फिर लिखेंगे ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन देखते हैं, एथेनॉल, एथेनल,
एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, इस बात को समझेंगे। एथेनोइक अम्ल इसका आईयूपीएसी नेम है और एसिटिक अम्ल इसका कॉमन नेम है जनरली। और एसिटिक अम्ल एथेनोइक दोनों चीजें एक ही है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, आईयूपीएसी नेम आपको बताना है कि इनमें से आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। एक बात और जान लीजिए, जब घरों में अचार वगैरह बनता है तो उसको सेफ रखने के लिए हम उसमें एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल मिला देते हैं। छोटे से डिब्बे में आता है, जिससे मिला देने से क्या होता है, उसमें फंगस नहीं लगता, वह अचार सालों साल, कम से कम 1 साल तो अच्छे ढंग से चलता है, उसमें फंगस नहीं लगता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो 3 चीजें होती हैं, एक होता है एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। तो एल्केन का फार्मूला ये है, यही बता दे रहे हैं। एल्कीन का फार्मूला ये है, यहां पे क्या है, एल्काइन, ये है एल्किल का, समझ लीजिए। ठीक है, तो चारों चीजें लिख दिया मैंने, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2। नेक्स्ट एल्केन हो गया, फिर एल्कीन, तो फिर जो +2 था 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n, ये हो गया आपका एल्कीन। फिर जैसे ही हम एल्काइन में जाएंगे फिर 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। तो हमारा सवाल क्या है, एल्काइन जिसमें आयन आए, कहने का मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ये हो गया आपका ऑप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है एल्केन, क्या होता है एल्कीन, क्या होता है एल्काइन, और इनका सामान्य सूत्र क्या है, जैसे मेथेन, एथीन, एथाइन, ये सब के सब। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा घरों में यूज होता है। बेकिंग सोडा को हिंदी में कहेंगे खाने का सोडा। घरों में उपयोग होता है छोला भटूरा बनाने या ऐसी चीजें जिसको थोड़ा सा फ्लफी बनाना है, फुलाने वाला बनाना, जैसे केक वगैरह भी जो लोग घर पे बनाते हैं उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। क्लियर है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, पहला है NaOH। NaOH को हम सामान्यतः कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या है, NaCl, देश का नमक टाटा नमक। साधारण नमक का फार्मूला क्या है, NaCl। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, Na2CO3, यह है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। इसमें अगर 10H2O आ जाएगा तब यही जो सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट है वो आपका हो जाएगा धावन सोडा, जिसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। लास्ट ऑप्शन NaHCO3, इसका नाम ही है क्या, बेकिंग सोडा, यही ऑप्शन है। इसका दूसरा नाम भी जान लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। कंफ्यूज नहीं होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा एक चीज है, और वाशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट ये दोनों एक चीज है। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तम्ल अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही नहीं, जो टॉपिक बताने जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी 2023। ठीक है, कल वाले पेपर में फिक्स है। ठीक है, क्लियर। कोई भी इस क्वेश्चन को, मतलब ऐसा है ही नहीं कि ये क्वेश्चन कल के पेपर में आएगा, किसी ना किसी माध्यम से ये क्वेश्चन आपके पेपर में कल उपस्थित रहेगा, इसलिए ध्यान से देखिए और उसको क्लियरली समझ लीजिए। तो निम्न में से कौन तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो कौन करेगा। सक्रियता श्रेणी क्या होती है पहले ये जानते हैं। अलग अलग धातुओं को मतलब देख करके उनके इलेक्ट्रोड विभव का अध्ययन करके एक सीरीज बनाई गई, उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता सीरीज। उस सीरीज में जो सबसे ऊपर है, क्लियर, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम सक्रिय है। जैसा कि जिस मोबाइल से हमारा ये वीडियो शूट हो रहा है, उस मोबाइल में जो भी इनबिल्ट बैटरी यूज हो रही है, या जो भी मोबाइल आप घर पे यूज करते हैं, तो जब आप मोबाइल लेते हैं या उस डिब्बे के मतलब डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे किस क्या क्या चीजें उसमें दी गया है, क्या क्या है, तो वहां देखेंगे लिखा रहता है लिथियम आयन बैटरी। तो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन है, लिथियम। क्लियर। और सबसे कम, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे कम कौन सा है, सबसे ज्यादा तो बता दिया, उसके लिए थोड़ा देखिए वीडियो को, या देखिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप, एक ट्रिक है,
देखिएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे, यही देखा जाता है। जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वह तनु, सांद्र नहीं, तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और जो हाइड्रोजन से नीचे रहेगा वह हाइड्रोजन अम्लों में से, तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसका छोटा सा ट्रिक है, उसको हम याद कर लेते हैं। CuHgAgPtAu, ये ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, यहां ध्यान दीजिए। कऊ हज अज पट एव, कऊ हज अज पट एव, यही ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप पता कर लेंगे कि कौन सी धातुएं हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है और कौन सी धातु हाइड्रोजन से ऊपर है। क्लियर है? इन ऑप्शन में से अगर इसमें से कोई होगा तो वह मतलब तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। आइए देखते हैं। Cu कहीं है, कट गया। Hg कहीं है, कट गया। जिंक कहीं है, नहीं कटा। Ag है, कट गया। बचा क्या? जिंक। तो जिंक आपका सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं और सक्रियता श्रेणी के क्या उपयोग है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैं वर्बली बता देता हूं, आप अच्छे ढंग से उसको तैयार। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, मूल आवर्त नियम क्या है? क्लियर है? क्या कारण है कि कार्बन लाखों करोड़ों यौगिक बनाता है? ठीक है, उसके दो ही कारण है। पहला चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी, कार्बन 4 की संयोजकता कितनी होती है? 4। और दूसरा श्रृंखलित होने का गुण। इसी कारणवश कार्बन पूरे आवर्त सारणी में उपस्थित 118 तत्वों में से कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है? लाखों करोड़ों यौगिक बनाता है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, जितनी भी दवाएं होते हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर में चीजें यूज हो रही हैं, सब की सब इस समय क्या कहते हैं, सब किसकी देन है? कार्बन की देन है। और इसी कारण कार्बन के ही मतलब नेम पे एक अलग ही केमिस्ट्री की ब्रांच शुरू मतलब स्टार्ट कर दी गई, जिसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे इसी साल, क्योंकि मेरी शुभकामना है आप अच्छे ढंग से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। क्लियर है? इन्हीं दो रीजन की वजह। पहला क्या है? श्रृंखलित होने का गुण, और दूसरा क्या है? चतुसंयोजकता। क्लियर है? और पहले चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिएक्शन बैलेंस करना। रिएक्शन बैलेंस करने वाला चीजें आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। और एक छोटी चीज छूट रहा है, उष्माक्षेपी उष्मा शोषी, इसको भी समझ लीजिए। उष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो? उष्मा बाहर निकले, उसे क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। उष्मा का क्या हो? उत्सर्जन हो। और वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उष्मा शोषी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मेरी यह शुभकामना है कि ये पूरे वीडियो को आप ढंग से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी पूरी रात बाकी है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो कल जो आपका सुबह में पेपर होने वाला है, इस पे आप केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको अच्छे ढंग से कर लेंगे और अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत